नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं किस तरह से राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया और आज बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की जश्न की तैयारियां हैं, उसी खबर के साथ आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसका आयोजन दिल्ली बीजेपी की महिला शाखा करेगी और कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह के माहौल इस वक्त बना हुआ है और पीएम मोदी करीब 9:30 बजे बताया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उनके यहां करीब 45 मिनट तक रुकने का पूरा कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री का महिला कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है वो उनको संबोधित भी करेंगे। 1000 के करीब महिला कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगी। इससे पहले कल पार्टी अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया था और आज देख रहे हैं किस तरह का जश्न का माहौल बीजेपी मुख्यालय के बाहर बना हुआ है। और राज्यसभा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक पल बताते हुए 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी। बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। 27 सालों से जिस बिल का इंतजार था, आज मोदी जी ने अपनी बात को प्रूव कर दिया, क्योंकि वो लगातार कहते आए कि महिलाओं को सिर्फ गृहिणियों की तरह नहीं देखना, नेशन बिल्डिंग में भागीदारी देनी और इस भागीदारी में हिस्सेदारी देकर एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत हुई है। और आप एक बार नजर घुमा के देखिए, हर जगह आपको सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखेंगी। मुझे लगता है इससे अच्छी बात 2023 में कुछ और हुई नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि मोदी जी ने जो काम मुमकिन है, जो है मोदी जी ने करके दिखाया। 27 साल का हमारा इंतजार और हम लोग इतने खुश हैं। आपको दिख ही रहा है खुशी की लहर। जो 33% बिल हुआ, आज तक 75 साल से सुनते आते थे। मोदी जी धमाका कर देते, वो कर देते हैं, बोलते नहीं वो कर देते हैं। नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं, एक ऐतिहासिक पल है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक ऐसा अवसर है जो कैबिनेट में उनको 33% का आरक्षण देके उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। रवीश, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है, बताएं किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि एक लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों से ये बिल पास हुआ है, एक नींव पड़ गई है। हालांकि थोड़ा एक लंबा सफर है, 2029 तक कानून का रूप अभी फिलहाल ये तब तक नहीं ले पाएगा। जी देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हूं और यहां पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए आई हुई हैं। ये आप देखिए, तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो आज सुबह से ही यहां पर पहुंच रही हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं, कितना क्रांतिकारी कदम है? नई दिल्ली जिले में उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। और आज जो आई हूँ खुशियाँ मनाने के लिए आई हूँ। आज भारत की नारियों को जो सौगात मोदी जी ने दिया है, हम हृदय से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। बिना किसी डिस्प्यूट के, बगैर के को साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर उन्होंने जिस तरह से इस बिल को पास किया है, इसको दुदुम्बी कहते हैं और मोदी जी के ऑफिशियल ऐप में भी आया हुआ है। पिछले 10 साल से मैं इसे बजा रही हूँ। जब भी कोई बड़ी विजय होती है तो इसी से मैं शंखनाद कह ले या दुदुम्बी नाद कर ले, उसको बजा करके अपनी खुशियाँ जाहिर करती हूँ। बजा के दिखाइए जरा। अच्छा, ओहो, मिठाइयाँ देखिए लेकर आई हुई हैं, तमाम लड्डू, मिठाई, धुंधवी, तमाम सारी चीज यहाँ पर बट रही है। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही हैं और निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण की राह में ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आपने देखा 1992 में पंचायत लेवल पर तो महिला आरक्षण को लागू किया गया था, लेकिन विधानसभा और संसदीय स्तर पर जो है वो
27 साल से ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। 27 साल इंतजार करना पड़ा इस आरक्षण के लिए। जो काम 27 साल में नहीं हुआ, बहारों में दिखाया। किस तरह से लोकसभा से राज्यसभा में पहुंचा और किस तरह से बिल पास हुआ। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, तो ताकि तमाम सारे जो आलोचक हैं वो इस बात को कहते हैं कि पंचायत में जो आरक्षण लागू किया उसमें ज्यादातर देखा गया कि महिलाओं के आगे जो है वो सक्रिय भूमिका में उनके पति रहे हुए हैं। मतलब महिलाएं बढ़ चढ़कर उस राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं ले पाई हैं। हाँ, बिल्कुल महिला ही एक्टिव है, महिलाओं के पति एक्टिव बिल्कुल नहीं है। होता क्या है पंचायत में, देखिए अगेन मैं मोदी जी को थैंक यू बोलूंगी, उस गांव में रहने वाली महिला, उसको भी एक महिला सशक्तिकरण, एक समाज में जगह दी गई। जब गांव में इतने सालों से महिलाओं को दबाया गया, घूंघटों में रखा गया, तो पति ने साथ जरूर दिया साथ चलने के लिए, तो वो तो गलत नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर तमाम सारी जो महिलाएं हैं, कुछ और महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही उत्साह का माहौल है। खुद महिलाएं जो है वो लड्डू लेकर आई हैं, मिठाइयां लेकर आई हैं। अभी यहाँ पर जेपी नड्डा बीजेपी के मुख्यालय में उनके साथ में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है और उसके बाद में हो सकता है कि वो महिलाओं को संबोधित भी करें। अभी मेनका गांधी भी यहाँ पर पहुंची हैं, आपने देखा होगा वो तस्वीरें संसद के अंदर कि मेनका गांधी को लेकर जो है वो बातचीत भी हुई। ये आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। तो आपको लगता क्रांतिकारी है, महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा? जी जी बिल्कुल मिलेगा, और मोदी जी ने हमारे लिए इतना बड़ा उपहार दिया है, हमें सबके बराबर लाकर खड़ा किया है। हाँ। तो हमें बहुत खुशी है और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं हम। तो ये आप देखिए, और इस बार जो कार्य 2019 में ये बताया जा रहा है कि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी थी, और अभी जो है वो 100 से ज़्यादा महिला सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। तो निश्चित तौर पर जब 33% आरक्षण हो जाएगा तब महिलाओं की और ज़्यादा भागीदारी होगी। अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था, एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट था कि महिलाओं के जो जीत का परसेंटेज है वो पुरुषों के मुकाबले 5% ज़्यादा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक तथ्य है। तो लगातार देखिए आपके आम महिलाओं से लेकर खास महिला सांसद और पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है गुलाल लेकर आए हैं, होली भी खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं सरकार की जो 27 साल से बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको कहीं ना कहीं पास करवाया है। महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी जो तादाद है उसमें उत्साह का माहौल है, और आज देखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो क्या कुछ महिलाओं से कहते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त आप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, वहां पर तमाम तरह की तैयारियां और जश्न का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। और इससे पहले कल राज्यसभा में भी महिला बिल पास हो गया। लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है, और संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल ये पास हुआ, और बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा से ये बिल पास हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने सर्वसम्मति से बिल पारित करने की अपील की थी। पीएम ने कहा कि हमने बिल पर सार्थक चर्चा की, भविष्य में इस चर्चा का एक एक शब्द काम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष, उनका कहना था कि इसको इस बार से ही लागू कर दिया जाए, अगर तो 543 में से लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। लेकिन अभी लंबा इंतजार यहां पर हम जानते हैं करना होगा इस बिल को कानून का रूप लेने के लिए, क्योंकि उससे पहले जनगणना सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होगा, तब जाके सीटें तय होंगी, और उसके बाद ये बिल कहीं ना कहीं एक कानून का रूप लेगा। थोड़ा सा और इंतजार अभी महिलाओं को इस बिल को कानून के रूप में देखने के तौर पर करना होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल और गुजरात के
जो है छोटा उदयपुर से सांसद गीताबेन राठवा ने इस बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इन दोनों सांसदों से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने। आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? प्रणाम किया, नमस्कार दिया। हम लोगों ने अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और स्वागत किया कि अपने महिलाओं के लिए शुरू से उन्होंने जब से 2014 से सरकार बनी देश के महिलाओं के लिए निरंतर काम किया और वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया आज तक। महिला आरक्षण ला करके महिलाओं के अधिकारों को उन्होंने लोकसभा विधानसभा में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उस अधिकार दे करके हम लोग अपनी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा आप लोगों से? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो जो काम करके दिखाया उसके लिए हमने उनको अभिनंदन करने के लिए वहाँ खड़े रहे। मोदी जी ने 33% अनामत महिलाओं को दिया। अभी से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व करेगी। जैसे स्थानिक स्वराज्य का चुनाव में महिला जो काम कर रही, ऐसे अभी लोकसभा और विधानसभा में काम करी। महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। जो गणेश चतुर्थी के दिन वो नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल लाए गए और कल लोकसभा में और राज्यसभा में पास किया। तो देश की महिलाओं बहुत बहुत मोदी जी को शुभकामनाएं देती है, अभिनंदन। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। आगे बढ़ते हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत पहले ही गरमाई हुई है और इस बीच धनगर समाज द्वारा महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रहे आंदोलन ने शिंदे सरकार के सामने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। धनगर समाज की मांग है कि उन्हें एसटी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। सीएम एकनाथ शिंदे ने धनगर समाज के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को मुंबई में एक बैठक की जो बेनतीजा रही। और क्या कुछ हुआ इसमें डिटेल से आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरक्षण की मांग को लेकर धनगर समाज में बढ़ रहे गुस्से के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक करनी पड़ी सीएम एकनाथ शिंदे को। धनगर समाज कई वर्षों से एसटी के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। समाज के नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र के सरकारी दस्तावेज में समाज को धनगढ़ बताया गया है, जबकि वे धनगर है। समाज का मानना है कि कई प्रदेशों में धनगरों को एसटी के तहत आरक्षण मिला है और उसी तर्ज पर इन्हें भी मिलना चाहिए। सरकार के पास हमारी यही मांग है। सरकार ने आज की बैठक में महाराष्ट्र के धनगर समाज को एसटी का सर्टिफिकेट देने के बारे में सरकार ने डिसीजन लेने की हमारी सभी लोगों की मांग है। पिछले 16 दिनों से महाराष्ट्र के अहमदनगर, सातारा, बीड़, धाराशिव जिले में धनगर समाज के लोग अनशन और रास्ता रोको करके सरकार को घेर चुके हैं। 2018 में फडणवीस सरकार के वक्त धनगर आरक्षण की मांग ने तूल पकड़ा था। उस वक्त सरकार ने समाज की सामाजिक स्थिति की पड़ताल के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन टीस के नतीजों को सरकार ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। उधर सरकार के साथ हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका, लिहाजा धनगर समाज ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। अनशन जब तक धनगर आरक्षण अमलबजावनी का ठोस कोई निर्णय नहीं होता तब तक चालू रहेगा। महाराष्ट्र की कुल आबादी में धनगर समाज 9% है। आमतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाके में इस समाज की अच्छी खासी मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाती है। फिलहाल ओबीसी के तहत इस समाज को 3.5% आरक्षण मिला हुआ है। लोकसभा चुनाव सर पर है। इस बीच महाराष्ट्र में कई समाज की तरफ से उठ रही आरक्षण की मांग ने सरकार की नींद उड़ा दी है। जानकार मानते हैं कि वक्त रहते सरकार ने बीच का रास्ता अगर नहीं निकाला तो आगामी चुनाव में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने आरोप एक बार फिर से दोहराए हैं। उन्होंने कहा है कि पुख्ता वजह से भारत पर आरोप है। भारत सच्चाई की तह तक जाए और जवाबदेही तय करे। उन्होंने कहा कि कोई देश दूसरे देश में हत्या कैसे कर सकता है। साथ ही कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है। हम उकसाने या समस्या पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम कनाडा के लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। As I said on Monday,
there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. That as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency and ensure accountability and justice in this matter. We are a country of the rule of law. We are going to continue to do the work necessary to keep Canadians safe and to uphold our values and the international rules-based order. That's our focus right now. और वहीं कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही भारत ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनाडा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कनाडा के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कनाडा ने निर्झर केस में कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत ने कनाडा के साथ आपराधिक गतिविधियों के सबूत साझा किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी देश को अगर प्रतिष्ठा की चिंता करने की जरूरत है तो वो कनाडा है। वहां सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहां आइदर उनके ऊपर वहां एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशंस है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। उनके यहां करीब 45 मिनट तक रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। और बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। आइए देखते हैं उनकी वहां से रिपोर्ट। मेरे साथ में बीजेपी की महिला सांसद है मध्य प्रदेश से रीति पाठक जी। मैम, कितना बड़ा ये कदम है क्योंकि 27 साल इंतजार करना पड़ा आप सबको महिला आरक्षण के लिए। निश्चित रूप से 27 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके लिए मैं बस आपसे एक ही लाइन कहूंगी कि जो कोई नहीं कर पाता वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के अनुरूप और एक ऐसा नेतृत्व करता है जो वहाँ से कार्यकर्ता के रूप में तैयार होता है। और ये हिस्से में था हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हिस्से में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम सारी जो बीजेपी की महिला सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के सांसद लॉकेट चटर्जी पहुँची है, मेनका गांधी यहाँ पर पहुँची हैं। तमाम सारी जो महिला सांसद है जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं वो पहुँची हैं। और न सिर्फ महिला सांसद बल्कि आप देखिए तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं जो कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आई हुई हैं वो भी यहाँ लगातार पहुँच रही हैं। मिठाइयाँ लेकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एक काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है। लगता यही है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसको इस बिल से ज़रूर बढ़ावा मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि इस बार
जो देखने को मिला है, जो 13वीं संसद है, उसमें आप देखिए कि ये फैक्ट गलत हो गया। 13वीं हमारा बिल पास होने से पेट भर गया। इतनी अच्छा, पेट भर गया। भर गया। ये आप देखिए कि उपलब्धि है। नाश्ते का प्रबंध किया गया है, लेकिन कह रहे हैं नाश्ता नहीं करना। नहीं, हमारी इतनी अच्छा जो नारी शक्ति वंदन बिल जो पास करा है मोदी जी ने, मोदी जी को साधुवाद है। खुशी के हमारे, हमें ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, देखो ना पसीनों में तैरा है। हम नहीं खाएंगे, सिर्फ मोदी जी को अभिनंदन करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। निश्चित तौर पर इस बार जो है वो सबसे ज्यादा तादाद है संसद में, 100 से ज्यादा जो महिलाएं सांसद हैं इस बार, और 14% के आसपास में उनका प्रतिनिधित्व है। लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है वो 33% तक लेकर जाया जाएगा महिला आरक्षण के जरिए। हालांकि तमाम सारे विपक्षियों ने ये भी कहा कि इस बार से इसको लागू करना चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी एक महिला सांसद कह रही थी कि चूँकि परिसीमन और तमाम सारी जो है उसमें अभी प्रक्रिया होनी है, तो इसके चलते जो है वो विलंब लग रहा है। तो आप देखिए कि एकदम जोश और उत्साह का माहौल है। तमाम सारे जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है वो महिलाओं के बीच में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उत्साह है कि 27 साल से जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको अब पास किया गया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब डूसू चुनावों की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें 52 कॉलेजों और विभागों के छात्र आज वोट डाल रहे हैं। छात्र संघ की 4 पदों के लिए 24 प्रत्याशी यहां पर मैदान में हैं। मॉर्निंग कॉलेज में 1 बजे तक छात्र वोट डाल सकेंगे। वहीं इवनिंग कॉलेज के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए 680 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। कॉलेजों के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। डूसू चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। आपको बता दें कि 2019 में डूसू के चुनाव हुए थे। बाद में कोविड के चलते 3 साल तक चुनाव नहीं हो पाए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार भी एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हमारे सहयोगी अश्विन, आइए देखते हैं अश्विन सिंह की वहां से रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल के गैप के बाद आज छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। कुल 52 कॉलेजों और डिपार्टमेंट्स में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 680 ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले छात्र गुटों में एक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। काफी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ दिख रहे हैं। वहीं छात्रों में काफी उत्साह है। ये भीड़ बताती है, लाइन बताती है कि 3 साल के बाद हो रहे चुनाव में छात्र कितने उत्साहित हैं। बता दें कि कुल 24 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं और इस चुनाव के लिए 2 अलग अलग शिफ्ट में वोटिंग होगी। सुबह की शिफ्ट के लिए सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं इवनिंग शिफ्ट के छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वोटिंग होगी। अलग अलग पार्टियों ने अपने जीत के दावे किए हैं। हालांकि कौन जीतता है इसका फैसला तो 23 सितंबर यानी अगले दिन जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तभी पता चल पाएगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।